Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो पिछले एक महीने से काफ़ी ही हॉट टॉपिक और हॉट डिबेट बना हुआ है। और हम सबको पता है कि 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और 9 सितंबर को ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और हमें देश के नए 14वें राष्ट्रपति, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति देखने को मिलेंगे। और ये सिचुएशन इसलिए एराइज हुआ है जस्ट बिकॉज कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और रेजिग्नेशन का जो कारण था, अगर उनका आप रेजिग्नेशन देखोगे तो उसमें उन्होंने हेल्थ को इशू बताया है, हेल्थ इशू का जो है कारण दिया है जिसकी वजह से वो रिजाइन कर रहे हैं। हालांकि और भी बहुत सारे रीजन्स पॉलिटिकल डोमेन में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ स्टेट पीसीएस, हमें जो है पॉलिटिकल चीज़ों से हटकर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दैट वी विल डिस्कस इन टूडेज क्लास, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और बात करते हैं इस बार के इलेक्शन की, तो इस बार का इलेक्शन कुछ खास है। दोनों तरफ के कैंडिडेट यानी कि दोनों अलायंसेस जो हैं, हमारे एक तरफ इंडिया अलायंस है और एक तरफ एनडीए अलायंस है, दोनों अलायंसेस के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। उनके नाम भी घोषित कर दिए गए हैं दोनों अलायंसेस की तरफ से। एक तरफ जो है हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, एक तरफ से जो है हमारे देश के पूर्व जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और एक तरफ है हमारे महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य के गवर्नर। ठीक है, तो दोनों कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट को लेकर जो है क्या क्या बातें की गई हैं। तो बहुत ही जल्द जो है हमें देश के 14वें उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ बातें हम करेंगे। तो ये है हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति। इफ एवरीथिंग विल गो इन जैसा लोगों ने सोचा है, अगर वैसा ही सब कुछ चला तो ये देश के हमारे 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। क्योंकि अगर बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें नंबर्स में एनडीए काफ़ी आगे है इंडिया से। तो इस सिचुएशन में नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें जो है पूरी तरीके से ये हमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये सिंबॉलिक फाइट होगी बिटवीन हिम, है ना, और सुदर्शन रेड्डी जी के बीच में। तो ये सिंबॉलिक फाइट है जिसमें एक तरफ हमें कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स और इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो किसी पार्टी से अलाइन नहीं है और एक तरफ वो व्यक्ति है जो बीजेपी और आरएसएस द्वारा बैक्ड है ना। तो ये दोनों एक तरीके से कह सकते हैं सिंबॉलिक फाइट होगी एक तरीके से, क्योंकि पूरी तरीके से जीतते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शन के पहले ही, हम कह सकते हैं, है ना। क्योंकि नंबर का जो गेम है, वो नंबर के गेम में जो है एनडीए जो है पूरी तरीके से आगे है। विल टॉक अबाउट इट, है ना, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की, बात करेंगे हम लोग, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इट इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, है ना। आफ्टर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद जो है ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के बाद एक तरीके से उपराष्ट्रपति ही आते हैं। जब बात करते हैं इनके इलेक्शन की, जब बात करते हैं इनके इलेक्शन की, तो सबसे पहले देखना है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि एक कैंडिडेट को फुलफिल करना पड़ेगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। और जब सिटीजनशिप की बात करते हैं हम लोग, सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं। हमारे पास 5 मेथड्स हैं। मैं सिटीजनशिप जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है उसको भी रिलेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देयर आर 5 मेथड्स थ्रू विच वी कैन एक्वायर द सिटीजनशिप, है ना। तो बाई बर्थ, बर्थ के थ्रू, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और फिफ्थ वन कौन सा है ये आपको कमेंट में बताना है ना। मैंने बताया बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, एंड फिफ्थ वन कौन सा है ये आपको कमेंट में बताना है। क्या वो नेचुरलाइजेशन है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। तो पहला तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड क्या है, मिनिमम एज जो है 35 ईयर्स होना चाहिए, और वो क्वालिफाई होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाई होने चाहिए। ये बेसिक 3 क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। और कौन सा क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले एक और क्वालिफिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, वो 4th नंबर पे आता है एक तरीके से, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं किए होने चाहिए, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति जो है 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे 2 तरीके से 2 पोस्ट पे जो है वो नहीं बैठ सकता। तो एक पोस्ट को उसको छोड़ना पड़ेगा। मान लो कि अगर वो कहीं सांसद है, कहीं विधायक है, उपराष्ट्रपति भी बनना चाहता है, तो उपराष्ट्रपति बन गया तो उसको वो सीट जो है वैकेंट करना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की। तो ओथ कौन दिलवाता है, तो ओथ दिलवाएंगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। और रेजिग्नेशन की जब बात करते हैं, रेजिग्नेशन, तो रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये भी प्रेसिडेंट को ही देंगे।
रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये भी प्रेसिडेंट को। और ओथ कौन दिलवाएगा, शपथ ग्रहण समारोह में कौन शपथ दिलवाएगा, तो वो दिलवाएंगे प्रेसिडेंट। और रेजिग्नेशन की बात करते हैं इस्तीफे की, तो वो भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने जो है अपना इस्तीफा देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जो है ना सौंपा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। टेन्योर की भी बात कर लेते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है। हालांकि 5 साल से पहले भी इनका ऑफिस से ये जा सकते हैं, अगर मान लो को वो रिजाइन करते तो, या फिर डेथ हो जाए तो, या फिर और भी किसी इश्यू की वजह से अगर वो सीट पे नहीं है, वैकेंट हो जाती है सीट, तो 5 साल से पहले भी उनका टर्म खत्म हो सकता है। यानी कि नॉर्मल जो टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो 5 साल का होता है। लेकिन बीच में भी अगर मान लो कि इम्पीचमेंट ला दिया जाए, उनको रिमूव कर दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हो सकते हैं जिसकी वजह से 5 साल के पहले भी रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए या रिमूवल। इन सारे सिचुएशंस में क्या होता है कि उनका ऑफिस जो है 5 साल से पहले भी खाली हो जाएगा। तो आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो समझ में आ गई होगी। यानी कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करोगे, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबल हुए हो, बने नहीं हो, तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बनने के लिए आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इलेक्शन क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो सबसे पहले ये जानना है जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है। हु विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, साथ ही साथ पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। ये सारे लोग जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं किसका, प्रेसिडेंट का। यानी कि ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले बात करते हैं जब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की, तो ध्यान रखना है इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है। यानी कि नॉर्मल जो लोग हैं जैसे कि हम और आप जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो इस इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मतलब जो इलेक्टेड हो, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंसी से जो चुन के गए हैं वो भी, या फिर जो नॉमिनेटेड हैं वो भी। ये दोनों लोग जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ द मेंबर्स विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब बात करते हैं तो लोकसभा में जितने मेंबर होंगे और राज्यसभा में जितने मेंबर होंगे, जितने भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये सारे जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। अब इलेक्शन में कैसा होता है, तो इलेक्शन तो ध्यान रखना है, इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्टली होता है और दूसरा सीक्रेट बैलेट से होता है। सीक्रेट बैलेट से होता है ना। सीक्रेट, ओपन बैलेट नहीं होता, सीक्रेट बैलेट होता है। जब सीक्रेट बैलेट होता है यानी कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो हमारा वोटर है, इसमें जो भी वोटर है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी को भी वोट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें वीप इशू नहीं होता, वीप इशू नहीं होता। ठीक है ना, कोई पार्टी वीप इशू नहीं होता। देयर इज नो पार्टी वीप, नो पार्टी वीप। यानी कि एज पर द चॉइस ऑफ एनी इंडिविजुअल, जो भी वोटर जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी को भी वोट करके जिता सकता है। तो हमारे दोनों कैंडिडेट जो है वो सीक्रेट बैलेट से उनका चुनाव होगा। सीक्रेट बैलेट में जो भी वोटर्स हैं, वोटर्स कौन है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा के। आपको बताना है कि अभी कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है इस वोटिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कितने मेंबर जो हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितना एग्जैक्ट नंबर क्या है में ये लोग वोटिंग करने वाले वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। वोटिंग सिस्टम कौन सा है, यहाँ तो समझ में आया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कैसा होगा, तो वो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब क्या होता है कि इसमें कैंडिडेट को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो ये 4 कैंडिडेट है, ए बी सी डी, और मान लो कि पहली बार मैं वोट करने आया हूं तो मैं बी वाले को 1 नंबर दे दूंगा, सी वाले को 2, डी वाले को 3 और ए वाले को 4। फिर दूसरा कैंडिडेट, दूसरा वोटर आया वोट करने, उसने ए को दे दिया इस ए को दे दिया 3, बी को दे दिया 2 और सी को दे दिया 4 और डी को दे दिया 1। तो ऐसे सारे वोटर्स जो है वो क्या करेंगे, सारे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही कैंडिडेट हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई है, हमारे दोनों कैंडिडेट के बीच में लड़ाई है, जिसमें से एक तो क्लियरली हमारे जीतते हुए नजर आ रहा है। आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है क्लियरली आप बता सकते हो। ये हो गया हमारा इलेक्शन। अच्छा, रिक्वायरमेंट भी कुछ होता है। क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप नॉमिनेशन फाइल करोगे, आप नॉमिनेशन फाइल करते वक्त आपके पास 20 सेकेंडर होने चाहिए, 20 सेकेंडर और 20 प्रोपोजर होने चाहिए। 20 सेकेंडर और 20 प्रोपोजर होने चाहिए, और ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। 20 सेकेंडर और 20 प्रोपोजर होंगे तभी आप जो है नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देनी है। सिक्योरिटी मनी देनी है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू फाइट द इलेक्शन ऑफ, टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ तक चीजें क्लियर है। हमने क्या देखा, जो करंट सिचुएशन है उसको देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर देखा। अब बात करने वाले हैं हम लोग रिमूवल की बात करते हैं। तो रिमूव कैसे करेंगे वाइस प्रेसिडेंट का, अगर मान लो कि चुनाव हो गया, अगर इनको हटाना है तो हटाएंगे कैसे। तो जब रिमूवल की बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो ध्यान रखना है लोकसभा और राज्यसभा इसमें दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे। राज्यसभा भी
दैट इज अपर हाउस, एंड लोकसभा दैट इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। राज्यसभा में हमें क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। राज्यसभा में क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। और लोकसभा में क्या चाहिए, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ये इनको रिमूव करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा, 14 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा, है ना, बिल रिमूवल मोशन लाने के पहले। तो ये जो है दोनों सदन से, दोनों हाउस से जब भी बिल पास हो जाएगा, हमारा रिमूवल मोशन पास हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारे उनको रिमूव कर दिया जाएगा और फिर जो है इलेक्शन होगा। इलेक्शन जब होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एज सून एज पॉसिबल, यानी कि ये नहीं बताया गया कि इलेक्शन कितने समय में करा देना है आपको। मतलब ये हुआ कि मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, या फिर उनकी जो भी प्रोसेस से अगर वो सीट वैकेंट है तो उनका इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल करा देना। ये नहीं कि आपको 6 महीने में कराना है, 1 साल में कराना है, 2 साल में कराना है, 2 महीने में कराना है, ये नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिंपली एज सून एज पॉसिबल। क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स में आप जरूर लिखना। अब बात करते हैं, हमारा वाइस प्रेसिडेंट जब ऑफिस में जाता है तो काम क्या करता है, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले जान लो कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारा, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब क्या है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इट मीन्स दैट कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। लेकिन कभी ये मत समझना कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा वही वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये उल्टा नहीं होता। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही हमारे राज्यसभा का चेयरमैन होगा, लेकिन जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं होगा। क्लियर है बात? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो बन जाएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन का कोई इलेक्शन नहीं होता है एज सच। यानी इलेक्शन किसका होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ही क्या बनता है, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा काम क्या है, ये तो पहला काम था। दूसरा काम ये है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए, प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए, या प्रेसिडेंट कहीं छुट्टी पे चला गया, प्रेसिडेंट की मान लो डेथ हो गई है, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या प्रेसिडेंट को इम्पीच करके रिमूव कर दिया गया मान लो, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट बनता नहीं है, उसकी तरह एक्ट करता है। सिंपल सी बात है। अब देखो, वाइस प्रेसिडेंट की जब बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट हमारा यूएसए में भी है और इंडिया में भी है। यूएसए में भी है, इंडिया में भी है। अभी विजिट भी किया था वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने। तो यूएसए और इंडिया दोनों जगह वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? डिफरेंस ये है कि मान लो कि 5 साल का हमारा टेन्योर है प्रेसिडेंट का, और 5 साल से पहले ही जो हमारा प्रेसिडेंट जो है मर गया, 3 साल में प्रेसिडेंट हमारा मर गया, है ना, अभी 2 साल बचा हुआ है। तो ये जो यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो 2 साल तक जो है क्या बनेगा, वहाँ का प्रेसिडेंट जो है बना रहेगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की तरह 2 साल तक एक्ट करेगा, 2 साल तक एक्ट करेगा। लेकिन इंडिया की सिचुएशन में क्या होता है कि मान लो वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई 3 साल में और 2 साल बचा हुआ है, तो 2 साल तक के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करेगा प्रेसिडेंट की तरह, बल्कि 6 महीने के अंदर ही उसको इलेक्शन कराना पड़ता है प्रेसिडेंट का, और फिर जो है प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में आ जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वो 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट का एक्टिंग कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में क्या होगा, अगर 2 साल का टाइम बचा हुआ है ना, 2 साल का जो है समय अगर बचा हुआ है, तो 2 साल तक जो है वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। ये समझ में आ गया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गया, ये हो गया, ये समझ में आ गया। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हमने समझा दिया, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट समझा दिया। जब बात करते हैं एक और चीज़, सैलरी की बात करते हैं, सैलरी। तो ये क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते सैलरी मिलती है या फिर चेयरमैन होने के नाते उसको सैलरी मिलती है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये दोनों तो एक ही व्यक्ति है ना, दोनों दोनों एक ही व्यक्ति, तो क्या इसको 2 सैलरी मिलती है या फिर 1 सैलरी मिलती है? 1 सैलरी मिलती है तो किसके लिए सैलरी मिलती है, वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए सैलरी मिलती है या फिर चेयरमैन है इसलिए सैलरी मिलती है? ये कमेंट सेक्शन में है, इसका आंसर आप जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव, इसमें कौन बैठते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। और राज्यसभा क्या दिखाता है, राज्यसभा दिखाता है फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। और फेडरल सिस्टम दिखाता है इसलिए बैलेंस करने का काम कौन करता है, फेडरलिज्म को बैलेंस करने का काम कौन करता है, राज्यसभा का चेयरमैन करता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो करंट सिचुएशन है उसको भी देखा, रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसको भी देखा, रिमूवल कैसे होगा ये भी देखा, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी देखा, इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ चाहिए, राज्यसभा में। तो ये सारी प्रोसेस हमने देख लिए। अभी जो करंट इलेक्शन है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो दोनों कैंडिडेट हैं, चाहे वो सुदर्शन रेड्डी हो और या फिर सीपीजी हो, दोनों जो हमारे कैंडिडेट हैं, दे बोथ आर फ्रॉम साउथ इंडिया, दे बोथ आर फ्रॉम द साउथ इंडिया, है ना। तो एक तरफ तेलंगाना है, तेलंगाना वर्सेस तमिलनाडु, तेलंगाना वर्सेस तमिलनाडु, ठीक है। तो एक तरीके से बीजेपी यानी कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है
उसका एक तरीके से साउथ में प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए भी एक कह सकते हैं कि ये एक उन लोगों ने तरीका अपनाया है। दूसरा एक और कह सकते हैं कि हमारी चूंकि करंट जो प्रेसिडेंट साहब है साहिबा हैं वो नॉर्थ से हैं, तो एक साउथ से जो है एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सेंटर में, वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, तो उसके लिए भी कह सकते हैं दोनों जो है, तो एक तरीके से नॉर्थ नॉर्थ और साउथ को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। साउथ में जो है अपने पैर को और जमाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ एक तरीके से कह सकते हैं दोनों कैंडिडेट चूंकि साउथ ऑफ इंडिया से हैं तो फाइट थोड़ा टफ होगा, लेकिन फिर भी कहें नंबर का जो एज है, नंबर एज जो है वो किसके पास है, वो है एनडीए के पास, और चूंकि एनडीए के पास नंबर एज है तो क्लियरली ये जो है आसानी से जो है इस इलेक्शन को जीत जाएगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि चूंकि इजीली जीत भी जा रही है, फिर भी जो है एनडीए इंडिया अलायंस जो है उसने अपना कैंडिडेट को जो है डिक्लेयर किया है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं ये आइडियोलॉजिकल क्लैश है। आइडियोलॉजिकल क्लैश का मतलब एक तरफ बीजेपी और आरएसएस और एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट, है ना, तो दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। दोनों जो हमारे कैंडिडेट हैं, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, और एक तरफ जो है हमारे गवर्नर साहब जो करंट गवर्नर हैं, और बीजेपी और बीजेपी के टिकट पे बहुत सारे 2 टाइम जो है लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, आरएसएस द्वारा बैक्ड हैं, तो ये कह सकते हैं एक तरह से आइडियोलॉजिकल क्लैश है। हालांकि न्यूमेरिकल एज है लेकिन आइडियोलॉजिकल क्लैश है, तो एक तरीके से ये क्या है हमारा, एक तरह से ये सिंबॉलिक फाइट होगा। सिंबॉलिक फाइट कहने का मतलब ये है कि इंडिया अलायंस जो है वो ये दिखा रही है कि यूनिटी, इंडिया अलायंस के बीच में यूनिटी, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है ना, ये प्रमोट कर रही है। तो एक तरीके से सिंबॉलिक फाइट होगा क्लियरली, लेकिन जो विनर है, हालांकि विनर जो है बाद में सितंबर में डिक्लेयर होने वाले हैं, लेकिन एक तरफ से जो अगर विनर की बात करें तो विनर तो हमें अभी भी मिल चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो नंबर का गेम है। इलेक्शन क्या है, नंबर का गेम, इट इज द गेम ऑफ नंबर, चूंकि ये नंबर का गेम है तो इसमें क्लियरली जो है हमारे देश के अगले उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई थिंक आपको बहुत ही कम समय में मैंने जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारी चीज़ें समझा दी हैं, और जो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपसे क्लास में पूछे, आई होप कि आप उनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। तो ऐसे ही रेलेवेंट टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशन के लिए, है ना, जो भी टॉपिक्स न्यूज़ में रहते हैं उससे डिस्कशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में आपके अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चनिंग आंसरिंग द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड इन द क्लास, उसके अलावा अगर कोई आपके डाउट है, क्वेश्चन है, सजेशन है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दो। वी विल ट्राई टू वर्क अपॉन इट। थैंक यू सो मच।